नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जनरल साइंस का, जिसमें कि हमने जो है पहले ऑलरेडी आपको हमने फिजिक्स का करा दिया है। तो अब जो है हम लोग केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और देखिए हमने जो है एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है जनरल साइंस से रिलेटेड, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी जो है उसमें हमने ऐड किया हुआ है। और कंटेंट भी हमने आपको जो है इसी एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे उसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये जो है आपको एग्जाम में ज़रूर आपको हेल्प मिलेंगे इनसे। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाई कर सकते हैं। और देखिए जितने भी वीडियो हमने बनाए हुए हैं जनरल साइंस का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, तो इसका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमने ऑलरेडी करंट अफेयर का, और इसके बाद आपका एक स्टैटिक जीके का, कंप्यूटर का, एनवायरनमेंट का, इन सभी का पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में जो वीडियो बनाया हुआ है हमने इन सभी का जो है उसका भी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको जो है पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिससे कि जो है आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय आपका आ चुका है और साथ में जो है टाइम भी कम है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे टॉपिक वाइज। तो क्वेश्चन आपका है इसमें कि इन जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट इंक्लूड द डैश स्टेट। तो जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो इसमें कौन सा स्टेट जो इंक्लूड नहीं होती है। तो इसमें आपका दिया हुआ है कोलाइडल, गैसियस, लिक्विड या सॉलिड। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन की जाती है, तो आप जानते हैं कि मेनली जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो रहते हैं, तो वो थ्री फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस स्टेट में। लेकिन जो कोलाइडल स्टेट आपका है, तो ये जो आपका इंक्लूड नहीं होता है क्लासिफिकेशन में। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए जो कोलाइडल आपका है, जिसे हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं इसको, तो ये जो आपका एक मिक्सचर आपका होता है, जिसमें कि जो डिस्पर्स जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जो रहते हैं किसी एक सब्सटेंस का, तो वो जो है किसी दूसरे सब्सटेंस में ये सस्पेंडेड रहते हैं। तो इनको बोलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर कोलाइड इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देख लेते हैं कि किस बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन की गई है इनकी। और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो ये सब आप लोग इजीली बता सकते हैं। तो देखिए मैटर हम लोग बोलते हैं कोई भी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं जिसमें कि मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग मैटर है। तो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर आपका रहता है वहाँ पे, तो उसके जो एक डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है, जैसे कि मैटर आपका एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस बेसिस पे जो मैटर रहता है, तो इनको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक आपका रहता है बाय फिजिकल स्टेट, और दूसरा होता है बाय केमिकल, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके बेसिस पे। तो मेनली देखिए जो फिजिकल स्टेट पे जो रहते हैं आपके जो मैटर रहते हैं, तो ये थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका रहता है पहला सॉलिड के फॉर्म में, दूसरा लिक्विड आपका हो गया, और तीसरा गैसेस स्टेट में आपके रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो थ्री फॉर्म्स जो मैटर आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चलते एग्जिस्ट करती है। यानी कि जो फोर्स जो रहती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफाई किया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। तो यहाँ पे देखिए जो सॉलिड जो रहते हैं यहाँ पे, तो इनमें देखिए जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस रहते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, तो यहाँ पे देखिए उनका जैसे कि एक रहता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है, यानी कि जो पार्टिकल्स रहते हैं इसके आपस में। और बाकी इसके चलते क्या होता है यहाँ पे कि जो शेप रहता है इनका वो डिफिनिट रहती है, यानी कि जो शेप अगर किसी भी सॉलिड का है तो वो उसी शेप में पर्टिकुलरली वो रहेगा आपका, क्योंकि इनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग रहती है और पार्टिकल जो इजिली मूव नहीं कर पाते हैं इसके अंदर में। तो जैसे एग्जांपल आपका सॉलिड का हो गया, ब्रिक्स हो गया या स्टोन हो गया, फिर आप कोई भी चीज़ देखते हैं सॉलिड जिसका कि फिक्स्ड जो शेप होती है, तो वो आपके एग्जांपल हो जाएंगे सॉलिड का। और वहीं देखिए जो लिक्विड आपका रहता है, तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो रहती है इनके अंदर में, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जैसे कि आपका सॉलिड के अंदर में रहती है। तो इस कारण से लिक्विड में आपका क्या होता है यहाँ पे कि इनका एक कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टिकल जो रहते हैं तो वो मूव कर सकते हैं इजिली इसमें। और इसके साथ में जो है इनमें फ्लूइडिटी भी नहीं रहती है इनकी। और उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें इसका, जैसे आपका मिल्क हो गया या फिर जो आपका यहाँ पे वाटर हो गया, तो ये एग्जाम्पल है आपके लिक्विड का। और वहीं पे देखिए गैसेस स्टेट की हम बात करते हैं, तो इनमें देखिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है गैसेस में, तो इनमें बहुत ही वीक होती है। और इसके चलते जो है पार्टिकल जो रहते हैं तो वो इजिली या फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। और ये जो है कोई भी जो स्पेस रहता है उसको ये ऑक्युपाई ये कर सकते हैं, जैसे कि इनका कोई डिफिनिट शेप नहीं रहेगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपका मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर आप कोई ग्लास में वाटर में आप रखते हैं, किसी भी ग्लास में पानी रखते हैं, तो वो जिस शेप में आप मतलब रहेगा स्ट्रक्चर वो वही शेप ले लेगा। लेकिन गैस जो है इनका कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा इनका, ये जो है आपका कभी भी डिफिनिट शेप में नहीं रहेंगे।
लेकिन जो सॉलिड है और लिक्विड आपका है तो इनमें जो है डिपेंड करेगा, सॉलिड आपका है तो ये तो हमेशा वही स्टेट में रहेगा, और बाकी जो लिक्विड है तो आप इसे जिस भी पात्र में आप रख दीजिए तो वो उसी का शेप ये ले लेगा। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और वहीं पे देखिए जो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जो है इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं मैटर को ऑन द बेस ऑफ, जैसे एलिमेंट कुछ होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं और कुछ मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपका समरी है, ओवरव्यू है आपका, यहाँ पे है जो स्टेट्स ऑफ मैटर आपका रहते हैं। तो इनको यदि हम जैसे फिजिकल बेसिस पे करते हैं तो ये आपके जैसे सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैसेस स्टेट में भी रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपका जैसे सॉलिड का ब्रिक हो गया, इसके अलावा स्टोन हो गया और बाकी और भी जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और लिक्विड की बात करें जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया। गैस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया। और वहीं पे जो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आपके रहते हैं जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो गया। तो इनका भी फर्दर देखिए और क्लासिफिकेशन होती है। जैसे एलिमेंट की हम बात करते हैं तो आप देखते हो एलिमेंट जो रहते हैं आपके, तो ये मेटल फॉर्म में भी रहते हैं, नॉन मेटल भी रहते हैं और मेटलॉइड के फॉर्म में भी रहते हैं। तो इन सभी का एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और वहीं पे देखिए कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में आपका जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और वहीं मिक्सचर की बात करें तो इसमें आपका जैसे मिक्सचर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ होमोजेनियस मिक्सचर और कुछ हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो ये जो रहेंगे इसमें तो पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो जो है आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं इनको। जैसे एग्जाम्पल हनी का आपका हो गया, एक सॉल्यूशन का आपका है। और वहीं हेट्रोजेनियस है तो ये जो है आपके जिसमें पार्टिकल्स रहेंगे तो आप लोग नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे मिक्सचर आपका हो गया, शुगर का हो गया आपका, और इसके अलावा जो कोल हो गया या फिर जो सैंड रहते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं इसके होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल का। तो इसका जैसे और भी टाइप्स होते हैं हेट्रोजेनियस के, जैसे सस्पेंशन हो गया और दूसरा आपका कोलाइडल हो गया आपका यहाँ पे। तो ये जो है आपका पूरा क्लासिफिकेशन है। तो इसके बेसिस पे जो है आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप से पूछा जाएगा। तो फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर द गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड इज कॉल्ड। तो उस नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलाता है कि जिसमें गैस जो होते हैं तो वो डायरेक्टली जो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, यानी कि वो जो इंटरमीडिएट फेज में जाते ही नहीं है, यानी कि गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस प्रोसेस को बोलाता है डिपोजिशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो डिपोजिशन आपका ये एक फेज ट्रांजिशन होता है कि जिसमें कि जो गैस होते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि ये जो है लिक्विड फेज में ये नहीं जाते हैं, उस फेज से गुजरते ही नहीं है। तो इसमें देखिए जो वाटर वेपर जो आपके रहते हैं तो ये जो है डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं आइस में, यानी कि बिना ये लिक्विड हुए ही जो है आइस में चेंज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका है दैट इज डिपोजिशन का। और वहीं देखिए जो सब्लिमेशन आपका है तो इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे कि इसमें देखिए जो आपका सॉलिड रहेगा तो वो डायरेक्टली जो है वो गैसेस स्टेट में चली जाती है। तो ये जस्ट इसका रिवर्स है आपका यहाँ पे। डिपोजिशन में क्या आपका होगा यहाँ पे कि इसमें जो है गैस ट्रांसफॉर्म होता है सॉलिड में, लेकिन जो सब्लिमेशन है तो इसमें आपका होता है कि जो सॉलिड होता है तो वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को जो है आप लोग याद रखना। और वहीं पे देखिए जो आपका यहाँ पे कंडेंसेशन और इवापोरेशन जो दिया हुआ है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में इसमें होता है कि जो लिक्विड है आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और बाकी जो इवापोरेशन आपका तो इसमें लिक्विड जो है आपका ये गैस स्टेट में चलती है, यानी कि वाटर जो रहता है आपको वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। तो ये सारे जो प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि डैश इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। तो कौन सा जो है इसमें आपका गैसेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें देखिए आपके सारे गैसियस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है बॉयल्स लॉ, जूल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो बॉयल्स लॉ आपका है या फिर जो एवोगैड्रो लॉ है या फिर जो चार्ल्स लॉ है, तो ये सारे जो है तो ये गैसेस के लॉ से ही रिलेटेड है कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है जैसे जूल्स लॉ आपका दिया हुआ है तो ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा आपका कि जो गैस से रिलेटेड नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन बी। इसमें बाकी जितने भी हैं तो इसमें सारे आपके जो हैं रिलेटेड है गैस से ही। जिसमें कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए जो गैसेस लॉ आपके होते हैं, वेरियस जो गैसेस लॉ आपके होते हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस रहता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। मेनली इसमें कन्फ्यूजन आपका होता है चार्ल्स लॉ में और दूसरा आपका बॉयल्स लॉ में। तो देखिए जो चार्ल्स लॉ आपका है तो इसमें जो आपका है कि कोई भी जैसे मान लीजिए कि कोई एनी अमाउंट ऑफ गैस आपका है, डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस कोई भी रहती है उसकी, तो उसकी जो वॉल्यूम रहेगी आपका, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो जो चार्ल्स लॉ आपका है तो इसमें इसमें मेनली आपका रहता है क्या है यहाँ पे कि जो जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी आपकी तो वो प्रेशर रहेगा, और वॉल्यूम जो आपका रहता है कोई भी डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का, तो वो जो है आपका प्रोपोर्शनल रहेगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो दैट इज भी इज प्रोपोर्शनल टू टी आपका रहेगा। सिंपल आपको याद रखना है यहाँ पे। और प्रेशर कांस्टेंट रहती है इस केस में, और इसको अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज वी बाई टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट आपका रहेगा। तो इस तरीके से अगर दो रिलेशन आपका रहेगा, यानी कि वॉल्यूम V1 है आपका
एट टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V2 आपका है एट टेम्परेचर T2, तो इस रिलेशन से आप दिखा सकते हैं। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, यानी कि जो सेकेंड वॉल्यूम क्या होगा, V2 क्या होगा अगर आपको टेम्परेचर और दिया रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर T2 और V1 दिया रहेगा तो। और इसका देखिए जो ग्राफ आपका होता है, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, जो कि आपका इस तरह का ग्राफ आपका होता है, दैट इज चार्ल्स लॉ के लिए। और वहीं पे देखिए जो आपका बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में इसमें क्या होता है, जैसे वॉल्यूम कोई भी डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रेशर के। तो मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को हम लोग रिलेट करते हैं, दैट इज पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर उसका। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिसमें मान लीजिए प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो उसकी वॉल्यूम जो आपका कम रहेगी, और प्रेशर जहाँ पे कम रहेगा तो उसकी वॉल्यूम आपका वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो ये आप लोग पी वी इजिकल टू के कॉन्स्टेंट से आप इसको निकाल सकते हैं, जहाँ पे P1 V1 इजिकल टू P2 V2 आपका होता है यहाँ पे। तो इसके तरीके से जो है आप लोग रिलेशन देखिएगा इसका, तो ये जो है आपका ये कर्व टाइप का रहेगा इसका, ये फ्लैट नहीं रहता है इसका, स्ट्रेट नहीं रहेगा इसका। तो इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मेनली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि बॉयल्स लॉ में आपका जो इसमें टेम्परेचर जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहती है। आप इसको सिंपल याद भी कर सकते हैं, जैसे बॉयल आपका है, तो बॉयल कोई चीज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर उसमें चाहिए उसके लिए, तो इसमें हम लोग एक निश्चित मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पे, बस ये ट्रिक है थोड़ा सा, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो चार्ल्स लॉ आपका इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। और वहीं पे देखिए एक और आपका है, जैसे इसमें आपका रहता है कि गैसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आपकी रहती है यहाँ पे, तो ये आपका ऑब्टेंड होता है बाय कंबाइनिंग दोनों बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ऑब्टेंड हम लोग दो कंबाइन करते हैं, तो उससे आपका ये नया इक्वेशन ऑब्टेंड होगा, जहाँ पे जो है प्रेशर जो आपका है टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का हमने इस प्रोपोर्शनली करके दिखाया हुआ है। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा दैट इज पी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ पे आर जो आपका ये कांस्टेंट है जिसे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी जो आपका, तो इसे बोलते हैं हम लोग गैसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो इस बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप लोग इसे इजिली बता सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। तो इसमें देखिए, इसमें इन्होंने ये बताया था कि जैसे कोई लाइटर गैस आपका है तो वो जल्दी डिफ्यूज करेगा आपका, यानी कि क्विकली वो करेगा देन डेंसर गैस। अगर कोई डेंसर गैस है तो उसमें जो है आपका डिफ्यूजन जो प्रोसेस होगा तो वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि लाइटर गैस में होगी। और यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो रहती है आपकी वेरियस जितने भी गैसेस आपके रहते हैं, तो ये जो है आपका इन्वर्सल प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपका निकलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे आप रिलेशन निकाल सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2/D1। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग बजा सकते हैं इजिली। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका आपको कॉमन नेम आपसे पूछा गया इसमें, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आपसे ये इसकी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका ये केमिकल फार्मूला इसका दिया हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने सारा लिया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी केमिकल कंपाउंड जो होते हैं और उनका कॉमन नेम, और साथ में जो उनका केमिकल फार्मूला जो होती है और केमिकल नेम क्या होती है, तो इन सभी से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो आपको जो इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला देखिए है सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका देखिए जो कॉमन नेम होता है उसे बोलते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर, और जो फार्मूला होता है दैट इज NaHCO3। फिर उसके बाद देखिए जो कॉपर सल्फेट आपका है, तो इसका कॉमन नेम जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग ब्लू पेट्रोल बोलते हैं हम लोग, और इसकी फार्मूला होता है CuSO4.5H2O। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो जिसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका देखिए जो फार्मूला होता है दैट इज CaOCl2। फिर नेक्स्ट देखिए अगला आपका दिया हुआ है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि हम लोग इसे बोलते हैं कॉमन नेम है दैट इज क्लोरोफॉर्म आपका है, तो इसका फार्मूला होता है CHCl3। फिर अगला देखिए आपका है कैल्शियम कार्बोनेट है, तो देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे चौक आपका हो गया, या फिर इसी को मार्बल हम लोग बोलते हैं, या फिर जो लाइम स्टोन है, तो ये इसका कॉमन नेम है। तो इनसे आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है दैट इज CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका हो गया। फिर वहीं पे देखिए अगला आपका है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको देखिए कॉमन नेम जो रहता है आपका दैट इज कॉस्टिक पोटास है, और फार्मूला होता है इसका KOH। फिर नेक्स्ट देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, तो इसका देखिए जो कॉमन नेम है दैट इज ड्राई आइस, और फार्मूला होता है CO2। फिर अगला देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इप्सम बोला जाता है, इसकी फार्मूला होता है MgSO4। फिर अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट जो आपका कॉमन नेम इसका है दैट इज जिप्सम, और इसकी फार्मूला होती है CaSO4। और उसके बाद आपका इसमें दो मोलिकुल ऑफ वाटर रहता है 2H2O।
फिर अगला देखिए जो फेरस सल्फेट है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन विट्रोल और फॉर्मूला होती है FeSO4। फिर नेक्स्ट देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज हैवी वाटर, जो कि इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज किया जाता है। तो इसका देखिए जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज D2O आपका है। फिर अगला देखिए एसिटिक एसिड है, इसको बोलते हैं हम लोग विनेगार बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम में, फॉर्मूला होता है CH3COOH। फिर अगला देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम है आपका वॉशिंग सोडा और फॉर्मूला है Na2CO3। फिर नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपका है यहाँ पे, और ऊपर आपका है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका है। तो इसका देखिए जो कॉमन नेम है दैट इज सिलेक्ट लाइम, या फिर जो है लाइम वाटर इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली। और इसकी जो फार्मूला आपका है CaOH2। फिर उसके बाद अगला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसका बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम और फार्मूला है CaO। फिर अगला देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें कैल्शियम सल्फेट है, और इसका कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत सारे प्लास्टरिंग में भी यूज़ किया जाता है, मेडिकल में फील्ड में भी। इसका फार्मूला आता है CaSO4, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके रहती है। फिर इसके अलावा और भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, अमोनियम फेरस सल्फेट का हो गया जो कि मोर साल्ट हम लोग इसे बोलते हैं। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, आपको यहाँ पे बस एक नज़र देख लेना है, दैट इज NH4 होल 2 FeSO4 होल 2 6H2O। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका जिंक सल्फेट है, जो कि इसका कॉमन नेम है व्हाइट वेट्रॉल, और इसका देखिए जो केमिकल फार्मूला आपका है दैट इज ZnSO4, इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि किस में जो है वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट होती है, तो इसमें से भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह से भी दे देते हैं, कॉमन नेम आपका दिया है, केमिकल नेम दिया रहेगा, और पूछा जाएगा कि इसमें जो है किसमें वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें, दैट इज आपका है इसमें जिंक सल्फेट है। तो इसको देखिए जो कॉमन नेम है दैट इज वाइट विट्रोल, फार्मूला आपका है ZnSO4.7H2, ये हमने देख लिया था इसका। फिर इसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका है, तो इसका हम लोग मैग्नीशिया बोलते हैं हम लोग, MgO फार्मूला इसकी है। फिर अगला देखिए नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका कॉमन नेम है लाफिंग गैस, जो कि फार्मूला इसका है N2O का। और वहीं अगला सुक्रोज आपका है, जो कि शुगर कॉमन नेम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फार्मूला होती है C12H21O11। फिर अगला सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका है, जिसके कि हम लोग कॉमन नेम या फिर जो है इसका दैट इज सैंड या फिर सिलिका है, और फार्मूला इसकी है SiO2। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं जो कि केमिकल नेम, कॉमन नेम और केमिकल फार्मूला जो होती है, जो कि फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से याद करना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ गिवन ऑफ ए चौक, यानी कि जो केमिकल नेम गिवन किया जाता है चौक को जो दिया जाता है तो वो क्या आपका है। तो देखिए जो चौक आपका है तो इसे ही हम लोग जैसे मार्बल बोलते हैं हम लोग, या फिर इसी को बोला जाता है आपका, वहाँ पे आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम है। तो केमिकल नेम सॉरी इसका है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी फार्मूला होती है CaCO3, और कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग चौक बोलते हैं, या फिर लाइम स्टोन हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड द लाफिंग गैस। तो इसमें से कौन सा, अब किसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली लाफिंग गैस बोला जाता है, तो देखिए लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि N2O फार्मूला होती है इसकी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा जो है इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ऑप्शन में देखिए दिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड आपका दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको याद ही रखना होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका, जिसे हम लोग लाइम बोलते हैं या फिर मार्बल इसी को बोलते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका जैसे कि एक वाइट अपीयरेंस आपका रहता है, और साथ में ये ऑर्डरलेस पाउडर आपका होता है, और साथ में ये कलरलेस क्रिस्टल आपका रहता है, जो कि प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसको आपको याद ही रखने होंगे इस तरह क्वेश्चन। और बाकी जो है पे दिए हुए सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड या फिर जो मैग्नीशियम आयोडाइड जो है, तो ये सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम। तो इनमें से जो है किसको हम लोग ऑरम बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपका जैसे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो जो गोल्ड आपका है तो इसी को बोलाता है ऑरम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि गोल्ड आपका एक एलिमेंट है जिसकी सिंबल, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, और इसकी सिंबल होता है आपका AU से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका देखिए जो सिंबल आपका जो लैटिन नेम होती है इसकी, तो वो जो है आपका उसी से जो इसकी सिंबल रखी जाती है, बट जो कॉमनली हम लोग बोलते हैं इसे दैट इज गोल्ड है आपका यहाँ पे। और इसका देखिए जो नेम अपीयर हुआ था, तो ये आपका जैसे कि वहाँ से ओरिजिनेट आपका हुआ था, जो कि एंग्लो सेक्शन आपका है, जो कि गोल्ड ओरिजिनेट हुआ था एक लैटिन ओरम से। तो वहीं से जो है आपका एक मतलब कि लिया गया हुआ है, जो कि एक ग्रीक टर्म आपका है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 3। तो यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर किसकी होती है।
तो देखिए आपको पीरियोडिक टेबल जो है आपको अच्छे से याद रखना होगा और उसमें एलिमेंट कौन कहाँ पे है और कितना एटॉमिक नंबर होती है और कौन सा उसको सिंबल होती है। तो एटलीस्ट 30 या 40 तक तो आपको याद रखने ही होंगे अगर आपको इसमें नंबर लाना है तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है बोरोन, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम। तो इसमें लिथियम जो है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है पीरियोडिक टेबल्स में से जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है जो कि एटॉमिक नंबर और उसके जो कितना जैसे एटॉमिक नंबर या फिर जो सिंबल क्या होती है उसकी, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को याद रखने होंगे और मास नंबर आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। तो बाकी पीरियोडिक टेबल से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे आपका स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 1 आपका है तो वो हाइड्रोजन से, इसके बाद आपका हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपका हो गया, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हो गया और इसके बाद आपका और भी आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम, कैल्शियम। तो एटलीस्ट आपको जो है यहाँ तक 30 तक आपको याद रखने होंगे। एक सीरीज में आप लोग याद रखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। तो आप लोग एक तरह से सीरीज में याद रखते हैं तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको 30 तक याद रखने होंगे इनका जो नेम क्या होती है और साथ में एटॉमिक नंबर कौन होती है। एक सीरीज में आप लोग याद रखे हो। पीरियोडिक टेबल में देखिए कि इनका लोकेशन कहाँ पे है, जो कि हम लोग आगे वाले आने वाले दिनों में देखेंगे पीरियोडिक टेबल का भी, वहाँ से जो है आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको जो है इसमें से ऑड वन आउट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है NaCl, NO2, CO3, H2O और He दिया हुआ है जो कि आपका हीलियम है। तो देखिए इनमें से जितने भी आपके दिए हुए थे ये सारे जो आपके कंपाउंड है, मतलब कि इनमें जो है कॉम्बिनेशन में है, लेकिन जो हीलियम आपका तो एक एलिमेंट है जो कि आपका एग्जिस्ट करता है। तो यही जो है आपका इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरीके से जो आपका ये साइंस का सीरीज आपका चलता रहेगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी कवर करते रहेंगे। आपका अभी केमिस्ट्री का चल रहा है, इसके बाद फिर बायोलॉजी का करेंगे और फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, जिससे कि आपका साइंस से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। इतना तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका वो छूटे ना एग्जाम में। हम हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हुए कवर करते चल रहे हैं और सारे कंटेंट भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका पीडीएफ हमने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो ऑलरेडी पीडीएफ हमने बना दिया है आपका करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का, जनरल साइंस का और इसके अलावा कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का, तो सभी का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।